दोस्तों नमस्कार। आइए आज द ओल्ड स्ट्रीट में चलते हैं वासी रेड्डी सीता देवी द्वारा लिखी हुई कहानी मिट्टी के आदमी पे। तो आज की कहानी का टाइटल है मिट्टी का आदमी। संबय एक मेहनती किसान है। वह मिट्टी में पैदा हुआ और मिट्टी में पला है। जमाने से ही उसने सब सीखा है। धरती ही उसकी अक्षर पाटी है। हल उसकी खड़िया, खेत उसकी पाठशाला है। धरती ने रोज एक सबक सिखाया तो उसने धरती पर ही अभ्यास किया। उसके लिए माँ, भगवान, गुरु सब धरती ही है। उसका पिता वेंकैया कंगाली में पेड़ थामे फिरता हुआ उस गांव में आया था। पहले किसी के घर नौकर हुआ। कुछ समय बाद उसने बटाई पर कुछ जमीन ले ली। कड़ी मेहनत की। 10-12 साल में उसने 2 एकड़ जमीन खरीदी। फिर बेटा सांब्या ने काम संभाल लिया। जमीन पर ही भरोसा रखने वाले मेहनती सांब्या ने फसल की बचत की। बेटा वेंकटपट्टी के पैदा होने तक गांव के छोटे किसानों में उसकी गिनती होने लगी। वेंकटपट्टी की शादी के लायक होते होते सांब्या गांव का एक अमीर किसान बन गया। पसीना बहाकर मेहनत करने से ही उसने धन पैदा किया। सांब्या ने अपने जीवन में मेहनत को ऊपर रखा। उसके लिए मेहनत ही उसकी पूंजी थी। यही सांब्या की सोच थी। अब सांब्या की बड़ी इच्छा हुई कि वह उस परिवार के बेटे से रिश्ता करे जिस परिवार में उसका पिता नौकर रहा है। जन्म से जमींदार बलरम्या पिता की मृत्यु के समय 200 एकड़ उपजाऊ जमीन का मालिक था। उसने धन दौलत के साथ साथ अमीरों की खर्चीली आदतों को भी विरासत में पाया था। उसके 4 बेटे और 4 बेटियां थीं। चारों बेटों को शहर में पढ़ाया, हजारों खर्चा किया, लेकिन कोई ठीक से पढ़ लिख नहीं सका। 3 बेटियों की शादी करके उन्हें ससुराल भेज दिया। उसमें भी बहुत खर्च हुआ, कर्ज भी हो गया। बेटों में जायदाद बांटी तो बलरमैया के हिस्से में 18 एकड़ जमीन और एक मकान आया। इस तरह उसकी पुरानी जमींदारी खत्म हो गई। अभी चौथी लड़की वरुथिनी की शादी करनी बाकी थी। बाहर से अच्छा भला दिखाई देने पर भी उसका हाल सब ढोल का पोल था। उसका घमंड टूटा तो लाचारी में उसको अपनी चौथी बेटी विरुथिनी की शादी संबया के बेटे वेंकटपति के साथ करनी पड़ी। शादी का फेरा क्या करता। शादी के समय जो दहेज लेने का वादा किया था वह बलरमैया दे नहीं सका। संबया दहेज के मामले में कोई रियायत नहीं चाहता था, इसलिए उसने शादी के बाद 3 साल तक विरुथिनी पीहर में ही रही। अंत में जिस बिचौलिए ने यह शादी करवाई थी उसकी सलाह मानकर वह बहू को घर ले आया। विरुथिनी की परवरिश में और वेंकटपति की परवरिश में बहुत अंतर था। विरुथिनी जहाँ फिजूल खर्ची करने वाले परिवार में पली थी, वहीं वेंकटपति एक एक पैसे को दांत से पकड़ने वाले परिवार में पला था। इसके अलावा विरुथिनी वेंकटपति से ज्यादा होशियार, पढ़ी लिखी और सुंदर थी। वह आराम पसंद भी थी। संध्या को पहले हफ्ते में कुछ नया लगा कि बहू के आने से उसकी हैसियत बढ़ गई है। खाने पीने का सुख भी बढ़ गया है, लेकिन मुश्किल हुई जब काम में वेंकटपति की दिलचस्पी कम होने लगी और घर का खर्चा बढ़ गया। बहू अपने साथ कोई काम नहीं करती, सिर्फ फैशन करती और बेटा बीवी का दीवाना हुआ जिससे वह हमेशा घर में रहता। संध्या को इस पर चिढ़ होती थी। विरुथिनी गांव में खुश नहीं थी। इलाज वगैरह के लिए शहर आते जाते उसे शहर अच्छा लगने लगा। वेंकटपति पर जब उसका रोब था ही। आखिरकार विरुथिनी की जचकी के बहाने दोनों गांव छोड़कर शहर चले और वहीं रहने लगे। हमेशा मिट्टी का आदमी बनकर जो खेत के आसरे जीता था, उसका बेटा बीवी का शौक पूरा करने के लिए शहर में जाकर बस गया। फिर वह धीरे धीरे पिता की जायदाद शहर ले जाने लगा। चींटी की तरह थोड़ा थोड़ा करके वो जो जायदाद सांबया ने कमाई थी उसको वेंकटपति अपनी जरूरतों के लिए बेचने लगा। भोला वेंकटपति पत्नी की किसी बात के लिए ना नहीं कर पाता था। एक बार विरुधनी और वेंकटपति फिल्म देखने गए।
वहां सिनेमा घर के मैनेजर रामनाथ ने उसकी उन दोनों से मुलाकात हुई। विरोधिनी के घर रामनाथ का आना जाना शुरू हो गया। चालाक रामनाथ शहर में पैसे कमाने के तरीके बताकर उन दोनों को लालच देता और विरोधिनी पर तीर चलाता। विरोधिनी और रामनाथ की बातें वेंकटपति के समझ में नहीं आती थी। उसकी सारी सोच सौदों में होने वाले लाभ को लेकर ही होती थी। रामनाथ ने विरोधिनी को सुझाया कि वेंकटपति ने मकान बनाने के लिए शहर में जो जगह खरीदी है उसमें सिनेमा हॉल बनवाने से खूब पैसा कमाया जा सकता है। तय किया गया कि रामनाथ का भी उसमें हिस्सा होगा। सिनेमा हॉल बनवाने के लिए विरोधिनी ने वेंकटपति को गांव की जमीन बेचकर पैसे लाने के लिए भेजा, लेकिन संध्या ने जमीन बेचने से साफ मना कर दिया। उसे शहरी लोगों के तौर तरीके पसंद नहीं थे। वैसे वेंकटपति को भी शहर की जिंदगी रास नहीं आ रही थी। वह थिएटर विएटर के चक्कर में न पड़कर अपने गांव लौटना चाहता था, लेकिन विरोधिनी को गांव लौटना कतई पसंद नहीं था। 2 साल बीत गए। इधर रामनाथ परिवार का सगा बनकर वेंकटपति के घर में खूब आने जाने लगा। जायदाद को बराबर होते देख संध्या को लग रहा था जैसे अंदर कोई उससे आरी से चीर रहा है। वह कहता रहा, वेंकटपति का यहाँ कुछ नहीं है, यह सब मेरा अपना कमाया हुआ है। लेकिन वेंकटपति पिता की जायदाद के आधे हिस्से पर अपना हक का दावा करता रहा। रामनाथ समझ गया कि विरोधिनी वेंकटपति को अपने लायक नहीं समझती। इस बात का फायदा उठाते हुए वह विरोधिनी को अपने काबू में करने की कोशिश करता रहा। इस काम में उसे बहुत आसानी से सफलता मिल भी गई। वह धीरे धीरे अपना सब कुछ रामनाथ के हाथों लुटाने लगी। रामनाथ ने विरोधिनी और वेंकटपति को शराब की आदत भी डलवा दी। इधर गांव में सांब्यान यह सब देखकर कुढ़ता। उसने पसीना बहाकर जमीन कमाई थी, पसलियां गलाकर फसल उगाई थी, हमेशा जमीन पर भरोसा रखकर चला था। लेकिन अब वह यह सब बचाता हुआ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी सांब्या ने पक्का इरादा कर लिया कि चाहे जो हो, जमीन को वेंकटपति और विरोधिनी के हाथ नहीं लगने देगा। इधर वेंकटपति, विरोधिनी और रामनाथ ने जब देखा कि सांब्या सीधे तरीके से काबू नहीं आ रहा है, तो उन लोगों ने एक चाल चली। सख्त बीमार वेंकटपति को अस्पताल में दाखिल कराया गया। यह झूठी खबर देकर उन लोगों ने सांब्या को शहर बुलवाया। वहां 2 मुस्टंडों ने सांब्या को एक कमरे में लाकर बंद कर दिया। बाद में सबने मिलकर गांव की जमीन के कागजों पर सांब्या के अंगूठे के निशान लेकर जमीन बेच दी, ताकि शहर में सिनेमा हॉल बन सके। 7 लाख रुपए में विनूतनी पिक्चर पैलेस बनकर खड़ा हो गया। आमदनी अच्छी होने लगी। लोगों ने कहा कि शहर भर में इतना बढ़िया कोई सिनेमा हॉल नहीं है। अब विनूतनी की हैसियत भी बढ़ गई। वह उसकी हैसियत के मुताबिक वेंकटपति के साथ एक नए मकान में रहने लगी। बेटा अंग्रेजी स्कूल में जाने लगा। घर में एक नौकरानी आ गई। हाल को चलाने में रामनाथ विनूतनी की मदद करता। इधर वेंकट इधर वेंकटपति शराब पी पीकर निकम्मा होता गया। उधर रामनाथ और विनूतनी की आपसी दोस्ती बढ़ती गई। वेंकटपति का शराबी होकर निकम्मा होते जाना विनूतनी और रामनाथ दोनों के आपसी रिश्तों के लिए अच्छा रहा। रामनाथ वेंकटपति को शराब की कमी नहीं होने देता था। कुछ समय बाद विनूतनी खुद सिनेमा हॉल का इंतजाम देखने लगी। फिर रामनाथ के साथ मिलकर एक सिनेमा हॉल हैदराबाद में भी बनवाने की योजना की। विनूतनी और रामनाथ हैदराबाद के चक्कर लगाने लगे। दोनों हफ्ता 10 दिन वहीं रहते। बेचारे वेंकटपति को यह सब कुछ समझ नहीं आता था। वह चुपचाप देखते रहने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। विनूतनी ने हाल का काम अपने हाथ में ले लिया, तो रामनाथ ने हाल पर पहले जैसा ध्यान देना छोड़ दिया। अपने निजी सिनेमा हॉल में उसे अधिक समय बिताने लगा। यह बात विनूतनी को बुरी लगी। हाल हाल के पास बहुत ही आदमियों के बीच खड़ी बात करती विनूतनी को देखकर उसका मूड बिगड़ने लगा। विनूतनी इस बात को समझ गई। यह सोचकर उसे चिंता होने लगी कि रामनाथ से दूरी बढ़ाने से उसको नुकसान हो सकता है।
एक दिन विरोचनी ने देखा कि रामनाथ किसी जवान औरत के साथ कार में जा रहा था। पूछताछ करने पर पता चला कि किसी साहूकार की बहू है। वह समझ गई कि 2-3 महीनों से रामनाथ मुझे जो खिंचा-खिंचा सा रह रहा है, उसका यही कारण है। बेचैनी के मारे विरोचनी को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा जागी रहेगी तो उसका सिर फट जाएगा। उसने शराब से एक अपनी बेचैनी मिटानी चाहिए। उठकर उसने सारी अलमारी छान मारी। वह दवाई उससे न मिली। इतने में उसे बाहर गेट खोलकर अंदर आते हुए वेंकटपति को देखा। गुस्से में खड़ी पत्नी को देखकर वेंकटपति डर गया। हे भगवान, आज मर गए। आज यह जरूर शोर मचाएगी। आज की रात कटेगी नहीं। विरोचनी ऐठी रही। दूसरा महीना भी आ गया, लेकिन न रामनाथ आया न उसने पैसे ही भिजवाए। अब विरोचनी से नहीं रहा गया। उसने वेंकटपति के जरिए हाल के मैनेजर शिवराम के पास संदेशा भिजवाया। उसी दिन शाम को आने की बात कहकर शिवराम तीसरे दिन आया। तुम्हारा भी बड़ा मिजाज हो गया है, क्यों? विरोचनी ने ऐसे पूछा जैसे मुंह पर चपत लगा रही हो। शिवराम कुछ बोला नहीं। पैसा कितना है? विरोचनी ने पूछा। इस महीने तो अभी डिस्ट्रीब्यूटर का हिसाब नहीं किया। वे लोग फोन पर फोन किए जा रहे हैं। जो पैसा आया है उसका क्या किया? रामनाथ बाबू ले गए। जो बैंक में है उसका क्या हुआ? वह भी उन्होंने निकाल लिए। अब मुझे 5,000 चाहिए। पिछले महीने भी मैंने कुछ नहीं लिया। गंभीर होकर विरोचनी ने कहा, मैं क्या करूं? जो था सब रामनाथ बाबू ही ले गए। मुझे बताए बगैर रामनाथ बाबू को क्यों दिया? शिवराम का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोला, यह आज की बात तो नहीं है। जब से हॉल बना है तब से पैसे के मामले रामनाथ बाबू ही देख रहे हैं ना। यह बात आपसे छिपी नहीं है। तुम जानते हो ना कि आधा हिस्सा मेरा है। विरोधनी की आवाज में अधिकार बोल रहा था। आधा आपका है या पूरा, इससे मुझे क्या लेना देना। यह आप सब मालिक लोगों की आपसी बात है, शिवराम ने कहा। इधर पता चला कि रामनाथ उस दूसरी औरत को मुट्ठी में करके हैदराबाद में नए हॉल के लिए उससे पैसा लगवा रहा है। विरोचनी ने दगाबाज रामनाथ से अपना पिंड छुड़वाने का मन बना लिया। एक दिन रामनाथ का साला रामकृष्णैया अपने कुछ गुंडों के साथ आया और यह दावा करके कि वह हॉल उसकी बहन यानी रामनाथ की पत्नी का है, जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया। हॉल को कब्जे में लेने में खूब मारपीट हुई। वेंकटपति और विरोचनी को भी कई चोटें लगी। यह सब देखकर विरोचनी को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। इधर रामनाथ को का अता पता नहीं था। विरोचनी समझ गई कि यह सारा नाटक रामनाथ ही कर रहा है। पुलिस से मदद मांगने बड़ी उम्मीद लेकर विरोचनी डीएसपी मोहन राव के पास गई। उसके सामने शिकायत की। मोहन राव ने बताया कि हॉल में रामकृष्णमैया की बहन का है। यह साबित करने के लिए रामकृष्णमैया के पास सबूत मौजूद हैं। सुनकर विरोचनी का चेहरा झुलस गया। देर तक उसके मुंह से बातें नहीं निकली। धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया कि उसके भोलेपन का फायदा रामनाथ ने उठाया है। पैसा उससे लगवाता रहा और हॉल में दस्तावेज रामनाथ ने अपनी बीवी के नाम के बनवा दिए। विरोचनी ने डीएसपी मोहन राव से विनती की कि अदालत में फैसला होने तक हॉल पर जो कब्जा दिलवाया जाए, चाहे गुंडे भेजकर ही सही, वह अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। मोहन राव ने मदद करने में हामी भरी। अगले दिन रात को जोर की मारपीट के बाद विरोचनी पिक्चर पैलेस फिर से विरोचनी के कब्जे में आ गया। उस रात अपनी जीत की खुशी होती और मोहन राव के प्रति एहसानमंद होती, वह घर पहुंची तो घर के सामने रुकी मोहन राव की कार देखकर उसे अचरज हुआ। मोहन राव उसके पास आकर खड़ा हो गया। विरोचनी का जी धक धक करने लगा। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। उसने चुपचाप घर के अंदर की ओर कदम बढ़ाए। मोहन राव उसके पीछे पीछे चलने लगा। विरोचनी ने इस आशा से अपने अंदर टटोल कर देखा कि मोहन राव को रोकने की ताकत उसमें शायद कहीं बची हो, लेकिन उसने अपने को बेहद बेसहारा पाया।
मोहन राव का अपने मतलब से विरूतनी के यहाँ आने जाने का सिलसिला चलता रहा। विरूतनी आस लगाए रही कि शायद राव उसकी डूबती नैया को पार लगाएगा। उसने अपने को राव के हवाले कर दिया। मोहन राव ने ही हॉल के मुकदमे के लिए वकील वगैरह तय किया और दिलासा दिया कि वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी जायदाद उसे दिलवाएगा और रामनाथ और उसकी बीवी को जेल भिजवाएगा। वकील शंकर राव कोई न कोई बहाना करके विरूतनी से पैसे अटता रहा। 1 साल बीत गया। विरूतनी का हजारों रुपए खर्च हो गया। विरूतनी किराया बचाने के लिए एक छोटे से मकान में आ गई। विरूटनी का बेटा अब हैदराबाद के जागीरदार स्कूल में चौथी कक्षा में आ गया था। यह महीना उसका खर्चा भेजना मुश्किल हो गया था। अदालत में जाने से पहले जिस शंकर राव ने यकीन दिलाया था कि 6 महीने में फैसला हो जाएगा, वही अब ऐसी बात कहने लगा जैसे 6 साल भी लग सकते हैं। शंकर राव मुकदमे का जल्दी फैसला करा देगा, ऐसी आशा खत्म होने लगी। इससे विरोचनी ने अपने गांव के एक आदमी के कहने पर गुरुनाथम से वकालतनामा लाने की विनती की। गुरुनाथन भी एक ओछा आदमी निकला। विरूथनी को लाचार समझकर वह उसके साथ सभी तरह की आज़ादी लेने की कोशिश करने लगा। विरूथनी ने उसे फटकार घर से बाहर निकाल दिया। इस बीच डीएसपी मोहन राव का तबादला विशाखापट्टनम हो गया। सब तरफ से लाचार विरूथनी मोहन राव से मिलने और उससे मदद मांगने विशाखापट्टनम गई। वहां वह एक होटल में रुकी। रात को होटल में पुलिस का छापा पड़ा। पुलिस के सिपाहियों के साथ मोहन राव भी था। होटल में धंधा करती औरतों को पकड़ने के लिए कमरे की तलाशी लेते लेते मोहन राव विरूथनी के कमरे में आ गया। वहां विरूथनी को देखकर वह दंग रह गया। मोहन राव को देखकर विरूथनी का चेहरा खुशी और उम्मीद से चमक उठा। उसने मोहन राव से अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। विनती की कि अगले दिन उसके साथ चलकर सारे मामले सुलझाए। लेकिन मोहन राव ने कोई बहाना करके कहा कि वह शायद उसके साथ नहीं चल सकता। विरूथनी को निराशा हुई, गुस्सा भी आया। गुस्से में उसने मोहन राव को खरी खोटी भी सुनाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जिसे वह शेर समझती थी वह बकरी निकला। विरूथनी की आंखों में मोहन राव एक कमजोर और डरपोक इंसान दिखाई पड़ा। विरूथनी का मुकदमा खारिज हो गया और सिनेमा हॉल पूरी तरह से रामनाथ की बीवी श्यामला के कब्जे में चला गया। विरूथनी का खून खौलने लगा। उसमें बदले की भावना फनफनाने लगी। उसने अपना सब कुछ लगाकर रामनाथ का सफाया करने का मन बना लिया। उसने बचे कुचे जेवर रामदास नामक व्यक्ति को देकर यह काम करने के लिए भेजा। विरूथनी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के लिए हैदराबाद गई। वहां बेटे के स्कूल में जाकर उसे अपने होटल में ले आई और एक दिन उसके साथ रहकर उस पर प्यार बरसाती रही। फिर गोपाल राव नामक आदमी को बुलाकर रात को होटल में मुकदमे के लिए वकील करने के लेकर बात कही। दोनों के बीच विलायती शराब के जाम भी लगे। गोपाल राव ने विरूथनी को हर तरह से मदद करने का भरोसा किया। इतने में फोन पर किसी ने खबर दी कि हैदराबाद आ रही फलाना नंबर की कार को रोककर उसमें बैठे हुए किसी आदमी का खून हो गया है। कार का नंबर रामनाथ की कार का था। सुनकर विरूथनी को विश्वास हो गया कि आदमी रामनाथ को मार डालने में कामयाब हो गए। उसकी आंखों के सामने रामनाथ के साथ बिताए अपने प्यार भरे जीवन की अनेक घटनाएं एक एक करके घूमने लगी। एक अजीब बेचैनी और उदासी उसे सताने लगी। इस बेचैनी और खालीपन के एहसास को दबाने के लिए वह जाम पर जाम पीती गई। उसका हाथ से गिरकर गिलास टूट गया। गिलास के टुकड़े को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उसका जीवन ही टूट टूट कर बिखर गया हो। इसको इस तरह बेहाल देखकर गोपाल राव ने पूछा, इसलिए दुखी हो रही हो कि मुकदमा जीतने के बाद थिएटर का आधा वकील को देना पड़ेगा? नहीं, मुझ में आधा, मेरा आधा चला गया। सुन में देखकर एक कुढ़कर विरूथनी ने कहा।
विरूतनी की आंखें मुनती जा रही थी। सांप के डंठल की तरह उसका शरीर लटक गया। गोपाल राव वहां से चला गया। इधर वेंकटपति विरूतनी का इंतजार कर करके हैरान होता रहा। 10 दिन बाद गोपाल राव अपनी गाड़ी में विरूतनी का शव लेकर वेंकटपति के घर पहुंचा। आकर उसने बताया कि जिस डॉक्टर ने लाश की जांच की थी, उसने रिपोर्ट दी कि ज्यादा पीने से दिल पर असर हो गया है और दिल का दौरा पड़ गया है। असल में इस सिनेमा हॉल ने इसकी जान ले ली, वेंकटपति ने दुखी होकर कहा। शमशान में सबके साथ रामनाथ भी पहुंचा। असल में वह मरा नहीं था। बात यह हुई थी कि जिस कार में रामनाथ को हैदराबाद जाना था, उसमें वह किसी वजह से नहीं जा सका, तो उसका साला रामकृष्णैया उस कार में चला गया था। विरूतनी के आदमियों ने उसे रामनाथ समझकर उसकी हत्या कर दी थी। वेंकटपति का जीवन सूना हो गया। गांव का एक मेहनती किसान शहर में आकर लुट पिट गया। उसका भविष्य अंधेरे से भर गया। अपना पेट चलाने या बेटे को पढ़ाने की अब उसकी ताकत नहीं थी। वह अपने बेटे रवि को स्कूल से घर ले आया, फिर रवि को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। बेटे को उसके गांव की सीमा तक पहुंचाया, फिर पिता सांबरिया के घर का रास्ता बताकर उसे गांव में भेज दिया। खुद जाने कहाँ खो गया। अपने पिता का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। रवि अपने दादा सांबया के घर आ पहुंचा। सांबया बड़े जीवट का आदमी था। उसने उस उम्र में भी हार नहीं मानी थी। मेहनत से अपना दाना पानी का इंतजाम करके जी रहा था। रवि उसके बुढ़ापे की लाठी बनकर रहने लगा। दादा पोते के दिलों में प्यार का ज्वार सा उठता रहता। एक दिन दादा के शरीर का पसीना रवि के गाल से लगा तो वह चिड़चिड़ा होने लगा। उसका सर सहलाते हुए सांबया के हाथ की ओर उसने देखा। दादा, तुम्हारे पूरे बदन में मिट्टी ही मिट्टी है। मिट्टी में ही तो पैदा हुआ हूँ। रवि ने सर उठाकर दादा के चेहरे की ओर देखा। मिट्टी पर जीने वाला हूँ। रवि की आंखें गोल गोल घुमाकर दादा की ओर एकटक देखता रहा। बदन पर मिट्टी नहीं होगी तो क्या सोना होगा? फिर तुम्हारे पास से जो बू आती है दादा, मेरे पोते, वह पसीने की बू है। मिट्टी को पसीना बहुत पसंद है, इसलिए जहाँ पसीना होता है वहाँ मिट्टी होती है। यह बू धरती को अच्छी लगती है। तुमको अच्छी नहीं लगती? तुमको अच्छी लगती है? रवि ने उलटकर सवाल किया। पहले तुम बताओ, दादा ने पहले पूछा है ना। तुमको अच्छी लगती है तो मुझे भी अच्छी लगेगी, रवि ने कहा। रवि की बातों से जैसे सांबया का दिल में अमृत का छिड़काव हो गया। आंखों में आनंद के आंसू भर गए। पोते के साथ मिला तो सांबया को जीने का एक सहारा मिल गया। वह दुनिया को ही भूल गया था। रवि पर वह सारा प्यार उड़ेलने लगा। सांबया रवि से कहता, तुमको देखता हूं तो मुझे भूख नहीं लगती। तुम खाओगे तो मेरा पेट भर जाता है। अब तुम्हारे लिए जीऊंगा रे। मुझे अभी बहुत दिन जीना है। सांबया इस तरह जोश से कहता तो रवि को हैरानी ही होती। सांबया ने नए शहर के नीचे वाले बंजर में कुछ जमीन ले ली और उस उम्र में भी उसमें खेती करने लगा। रवि हर काम में जोश के साथ अपने दादा की मदद करता। उसके उसके हल को मूठ पकड़ना सिखाता, खेती के तौर तरीके समझे। सांबया को अपनी मेहनत पर हमेशा भरोसा रहा है। उसी भरोसे से अब उसने बंजर को भी खेती के लायक बना दिया। एक दिन रामनाथ गांव को आया। उसने सांबया से कहा कि वह विरूतनी का कर्जा उतारने के लिए रवि को शहर ले जाकर पढ़ाना चाहता है। रवि के भविष्य का ख्याल करके सांबया सहमत हो गया, लेकिन रवि ने अपने दादा को छोड़कर जाने से मना कर दिया। मोह माया का बंधन कितना मजबूत होता है, यह देख रामनाथ की आंखें गीली हो गईं। एक दिन रवि ने सांबया से पूछा, दादा, तुम पढ़े नहीं हो ना? यह सब तुमने कहाँ से सीखा? किसने बताया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ और मैं स्कूल कभी नहीं गया? मन में मुस्कुराते हुए दादा ने उलटकर पोते से पूछा। मैं जानता हूँ, यह भी किसी को बताना पड़ेगा क्या? रवि ऐसे हंसा जैसे किसी ने गुदगुदाया हो। रवि, फिर सुनो, यह जमीन मेरी स्लेट है, हल मेरी खड़िया है, खेत मेरा स्कूल है।
और ज़मीन पर मैंने अभ्यास किया है। इस ज़मीन ने ही रोज़ एक सबक मुझे सिखाया है। मेरी माँ, मेरा गुरु, मेरा भगवान और मेरा सब कुछ यह ज़मीन रही है रे। अब बताओ मेरे पोते, तुम्हारा स्कूल बड़ा है या मेरा? तुम्हारी पढ़ाई बड़ी है या मेरी? सांब्या की मेहनत सफल हुई। बंजर में भी फसल अच्छी हुई। फसल की कटाई के बाद एक दिन सांब्या धान के गट्ठरों का चट्टा बना रहा था। रवि भी ध्यान से गट्ठर सर पर रखकर ढो रहा था। सुनहरा रंग फैलाते धान के दाने सांब्या के दिल में करोड़ों तारे चमक रहे थे। धान के सैकड़ों गट्ठर आकर बनते चट्टे पर गिर रहे थे। चट्टा तेजी से ऊपर जा रहा था, जैसे आकाश को छू रहा हो। नीचे धरती धंस रही थी। नीचे धरती हंस रही थी। ऐसे में ग्राम पंचायत का प्रधान कन्हैया पुलिस दल के साथ वहां आकर कहने लगा कि जिस बंजर में सांब्या खेती करता है वह जमीन सरकार ने आजादी की लड़ाई में जेल गए हुए एक व्यक्ति को दे दी है और सांब्या को जमीन और उसकी फसल से बेदखल कर दिया है। सुनकर सांब्या का दिमाग चकरा गया। यह जमीन मेरी है, यह फसल मेरी है। उसके कंठ से निकली आवाज दूर दूर तक फैलने लगी। थका हारा सांब्या चक्कर खाकर चट्टे के ऊपर से जमीन पर गिर पड़ा। जड़ से टूटे पेड़ की तरह काली और गीली मिट्टी पर गिरे अपने दादा के पास रवि एक छलांग में ही पहुंच गया। सांब्या का मुंह मिट्टी में धंसा था। बाहें दोनों जमीन पर लटकी हुई थी। मुट्ठियां कसी हुई थी। पैरों की उंगलियां जमीन में गड़ी थी। सांब्या को चित लिटाया गया तो देख देख सांब्या के होठों ने यह जमीन को छुआ। वहां अन्न के दाने पड़े थे। उसके खुले मुंह में काली मिट्टी लाल खून से सनी हुई थी। आंखों के आंखों के गड्ढों में मिट्टी थी। चेहरे भर में मिट्टी से पुते रहने से सांब्या रवि को मिट्टी का आदमी जैसा दिख रहा था। रवि सांब्या पर लेट गया। उसकी अकड़ी हुई उंगलियों को उसने खोला। सांब्या के हाथ की मुट्ठी भर मिट्टी पोते के हाथ में आ गई। दादा की दी हुई मिट्टी ने पोते को होठों से छूकर हौसला दिया। मिट्टी सने हाथों से उसने अपनी आंखें पोंछ ली। सांब्या को जमीन और फसल पर कब्जा करते हुए लोगों पर रवि टूट पड़ा। उसकी लाठी खाकर कन्हैया और दूसरे लोग घायल हो गए। कन्हैया के कहने पर रवि को खतरनाक विद्रोही मानकर गिरफ्तार कर लिया गया। गुस्से में रवि जालसाज कन्हैया पर चिल्लाता रहा, तेरे गांव को शमशान बना डालूंगा, तेरे मकान में आग लगा दूंगा। रवि को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी तो उसके कानों में बार बार सांब्या के शब्द गूंज रहे थे। बेटा, यह जमीन तुम्हारी है, यह फसल तुम्हारी है। और यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।